हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ नई चीज़ों को लेकर के, कुछ नई बातों को लेकर के, जो कि है हमारे पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम सांस लेते हैं, जिस पर सारे जीव जंतु रहते हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं, उस पृथ्वी के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या आप कुछ जानते हैं? तो चलिए आज हम पृथ्वी के बारे में समझेंगे और जानेंगे कुछ नई बातों को। तो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों से मिलकर के बनी है। सबसे पहली परत है हमारी कोर, जिसे हम क्रोड भी कहते हैं। दूसरी परत है हमारी मेंटल और तीसरी परत है हमारी क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। हमारी सबसे पहली परत है हमारी क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। ये भूपर्पटी जो है हमारे पृथ्वी की सबसे पतली परत है और इस परत पर हमारे सारे पहाड़, पठार, मैदानी इलाके, हमारे जंगल, जीव जंतु, भूमि, कृषि भूमि, हम जिस पर खड़े हैं वो भूमि, सारी भूमि जो है इसी भूपर्पटी पर ही है। और ये भूपर्पटी, ये जो हमारी क्रस्ट लेयर है, इसको अगर हम महाद्वीपों में जा करके अगर हम जमीन से नापे, जमीन से इसकी गहराई को नापे, तो ये जमीन से लगभग 35 किलोमीटर नीचे तक ये भूपर्पटी की परत है। और अगर हम सागर में जाकर के, समुद्र में जाकर के उसमें गहराई तक नापे, तो ये लगभग 5 किलोमीटर गहराई तक ये भूपर्पटी की परत स्थित है हमारे पृथ्वी में। जब हम जमीन से लेकर के 35 किलोमीटर तक नीचे तक जाते हैं, तो ये जो परत है ये बनी हुई है हमारी सीएल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम नामक धातुओं से ये परत बनी हुई है और इसीलिए इसे हम सीएल कहते हैं। और जब हम सागर में जाएं, जब हम समुद्र में जाएं, वहां से जो हम गहराई को नाप रहे हैं 5 किलोमीटर नीचे तक भूपर्पटी की परत को, उसे हम कहते हैं, वो परत जो है वो परत बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशिया से, जिसे हम कहते हैं सीमा। ठीक है, तो ये परत जो है इस प्रकार से बनी हुई है। अब हम दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत है हमारी मेंटल परत। मेंटल परत क्या है? मेंटल परत जमीन से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक ये परत मौजूद है। फिर तीसरी परत की अगर हम बात करें तो तीसरी परत है हमारी कोर, जो कि पूरी तरह से लावा से बनी हुई है। पृथ्वी का बीच वाला भाग पूरी तरह से लावा से एकदम ज्वलित है। ये पृथ्वी के हमारे बीच में, हमारी पृथ्वी के बीच में पूरी तरह से मैग्मा मौजूद है। मैग्मा यानी कि पिघला हुआ लावा। ठीक है, पिघला हुआ लावा मौजूद है और इस परत को हम कहते हैं कोर वाला पार्ट। कोर वाला पार्ट जो है ये लगभग, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है, ये 3400 किलोमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, मीन्स कि अगर हम सेंटर से लेकर के पृथ्वी के किसी कोने तक जाएं, तो सेंटर से पृथ्वी के किसी कोने तक का भाग जो है वो लगभग 3400 किलोमीटर मोटा है। ठीक है, तो ये है हमारी कोर। और ये जो हमारी कोर वाली परत है ये बनी हुई है निकल और फेरस से। निकल और फेरस जो है ये धातु हैं और निकल और फेरस को ही हम लोहा कहते हैं। और हमारा ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के सेंटर में पिघला हुआ लोहा मौजूद है और पिघला हुआ लोहा मौजूद है मैग्मा के फॉर्म में, एकदम लावा के फॉर्म में। और जब हमारी पृथ्वी में ज्वालामुखी फटते हैं तो यही मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, और पूरे हार फैल जाता है और तबाही का कारण बनता है। ठीक, फिर अगर हम बात करें आगे, तो ये जो हमारी कोर वाला पार्ट है, हमारी पृथ्वी का जो कोर वाला पार्ट है, इस कोर वाले पार्ट में आज तक कोई जा नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई तक आज तक कोई भी साइंटिस्ट खोद नहीं पाया है, ना ही जा पाया है। और क्यों नहीं जा पाया है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि अगर इतनी गहराई तक जो भी व्यक्ति जाने की कोशिश करेगा, तो नीचे जाने में क्या बढ़ता है? दाब बढ़ता है और ताप भी बढ़ता है। मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते हैं। और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है कि इतने ताप, इतने टेम्परेचर को और इतने प्रेशर को सहन कर सके। तो इतनी ज्यादा गहराई तक भी आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। अगर हम बात करें कितनी गहराई तक जा पाया है, तो अगर आपको पृथ्वी की गहराई नापनी है, तो अगर हम समुद्र में खड़े हो जाएं और समुद्र से नीचे खोदना शुरू करें, तो हमें 6000 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ेगी। तब जा करके हम कहाँ पहुंचेंगे? सेंटर ऑफ अर्थ, मीन्स की पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचेंगे, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है और ऐसा माना जाता है कोई पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ही ज्यादा ताप है वहां, क्योंकि वहां पिघला हुआ मैग्मा मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ये है आंतरिक संरचना।
नेक्स्ट हम बात करें हमारी पृथ्वी की जो भूपर्पटी वाली लेयर है उस पर पर्यावरण मौजूद है। पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है, जिस पर हम सांस ले सकते हैं, जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है, जिस पर नदियां मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और ये पर्यावरण जो है मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला तो स्थल मंडल, यानी इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? ये जो जमीनी क्षेत्र जितना भी है, जमीन वाला क्षेत्र जितना भी है, पहाड़ जितने भी हैं, लैंड जितना भी है, मिट्टी जितनी भी है, कृषि वाला क्षेत्र जितना भी है, ये सब आते हैं स्थल मंडल के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और फिर दूसरी बात करें तो दूसरा पार्ट है हमारा जल मंडल, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स मंडल, ठीक है, मतलब कि जितना भी पानी वाला क्षेत्र है हमारी पृथ्वी में उसे हम कहते हैं, जिसमें नदियां आती हैं, तालाब आते हैं, समुद्र आते हैं, ये सारी चीजें जल मंडल कहलाती हैं। फिर आता है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब है कि हमारे पृथ्वी जहां हम खड़े हैं यहाँ से अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर जितना ऊपर हम जा सकते हैं ये क्या है? वायुमंडल है, जहां विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं। एटमॉस्फेयर इसे कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी गैसें हमारी वायुमंडल में उपस्थित हैं और हम ऑक्सीजन के कारण ही तो सांस ले पा रहे हैं। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। चौथा जो मंडल है वो हमारा है जैव मंडल। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों को मिला करके हमारा क्या बनता है? एक जैव मंडल बनता है, जिस पर हम सब रहते हैं, हम सबको पानी मिलता है, हम सबको हवा मिलती है, वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो ये था हमारे पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में। तो आखिरकार हम ये सब चीजें बता क्यों रहे हैं? इन सब चीजों को बताने का जो मुख्य कारण है वो है हमारी आपदाएं, हमारे पृथ्वी में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं मतलब जो प्रकृति द्वारा आपदाएं आती हैं, हमें पता नहीं होती, हम जिम्मेदार भी कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपदाएं आती हैं, प्रकृति जो है वो आपदाएं दे देती है। अब वो कौन कौन सी आपदाएं हो सकती है? जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन, बाढ़, ये सारी तो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, हमें पता नहीं होता है इनके बारे में, ठीक है, लेकिन ये घटनाएं प्रकृति जो है वो प्रकृति इसके लिए जिम्मेदार होती है। कभी कभी हम भी जिम्मेदार होते हैं, हमारी गतिविधियों के कारण भी ये आपदाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पृथ्वी का स्थल मंडल वाला क्षेत्र है, स्थल मंडल से आपको तो समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्थल मंडल मतलब कि ये जो जमीनी क्षेत्र है, ये जो जमीनी क्षेत्र है पृथ्वी में, ये कहाँ स्थित है? भूपर्पटी लेयर में, मीन्स पृष्ठ वाली लेयर में। ये जो हमारा जमीनी क्षेत्र उपस्थित है इस पर कई सारी प्लेटें मौजूद हैं। प्लेटों का मतलब क्या है कि मीन्स की जो पत्थरों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी लेयर्स मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी जो है जिस पर हम खड़े हैं वो एक ही परत से नहीं बनी हुई है। इसके नीचे अगर हम गहराई में जाएंगे तो हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह, जैसे प्याज में कई सारी परतें होती हैं, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी जो है कई सारी परतों से मिलकर के बनी हुई है। और ये परतें क्या कहलाती हैं? प्लेट्स कहलाती हैं हमारी, ठीक है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के स्थल मंडल जो है, ये स्थल मंडल कई सारी प्लेटों में विभाजित है, ठीक है। अब ये प्लेटें क्या करती हैं? ये प्लेटें क्या करती हैं? ये प्लेटें हमारी पृथ्वी के बीच में मैग्मा मौजूद है, मीन्स की पिघला हुआ लावा मौजूद है। ये लावा जब सर्कुलर फॉर्म में घूमता है पृथ्वी के बीच में, मीन्स की मूवमेंट करता है, पानी जो होता है मूवमेंट करता है ना, इसी प्रकार से पिघला हुआ लावा भी जो है वो भी मूवमेंट करता है पृथ्वी के बीच में। जब ये पृथ्वी के बीच में पिघला हुआ लावा मूवमेंट करता है तो इस लावा के ऊपर मौजूद जो प्लेटें हैं वो भी क्या करती हैं? आपस में मूवमेंट करने लगती हैं। और जब ये एक प्लेट दूसरी प्लेट से जा करके मूवमेंट करते हुए टकराती हैं, टकराने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन महसूस होता है। कंपन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन में महसूस होता है, वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। जैसे कि हम पानी में एक पत्थर डालते हैं तो पानी में पत्थर डालने पर पत्थर जहां पास गिरता है, पानी जो होता है वहां पास तो विस्थापित हो जाता है, लेकिन पानी के विस्थापन के कारण उसके चारों तरफ भी वाइब्रेशन की तरह लेयर्स बन जाती हैं, कई सारी सर्कुलर लेयर्स बन जाती हैं पानी में। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी में मौजूद जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो कुछ मिलीलीटर ये विस्थापित हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती है। कुछ जब आपस में टकराएंगी तो टकराने के कारण ये प्लेटें जो होती हैं कुछ मिलीमीटर दूर
क्योंकि ये बहुत बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी लेयर्स होती हैं, मोटी-मोटी प्लेट्स होती हैं। मतलब कि लगभग एक प्लेट जो होती है 100 किलोमीटर मोटी होती है। 100 किलोमीटर मोटी एक प्लेट होती है। कोई छोटी-मोटी प्लेट नहीं है, आम प्लेट नहीं है ये। हमारे पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें मौजूद हैं वो 100 किलोमीटर मोटी प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। और ये वाइब्रेशन उत्पन्न होने के कारण जिस प्रकार से पानी के बीच में हम जब पत्थर डालते हैं तो पानी के चारों तरफ थोड़ी देर तक वाइब्रेशन उसका होता है, पूरे हार पानी में सर्कुलर बन जाती है, सर्कुलर लाइनें बन जाती है, तरंगे जिन्हें कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के जब दो प्लेटें टकराती हैं तो एक कंपन जनरेट होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है। और ये वाइब्रेशन जो होता है ये कई कई किलोमीटर दूर तक फैलता है। मीन्स कि उसके ऊपरी भाग में जितना भी एरिया में इंसान मौजूद है, जीव जंतु मौजूद है, सबको ये कंपन महसूस होता है, जिसे ही हम कहते हैं भूकंप। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? भूकंपन। भूमि में जब कंपन होता है तो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है और ये अर्थक्वेक बहुत ज्यादा घातक होता है। ये अर्थक्वेक कई सारे मतलब कि अर्थक्वेक की तीव्रता को नापने के लिए, हमारे भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए एक यंत्र आता है जिसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल नामक जो ये यंत्र है, ये यंत्र से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। मीन्स कि अगर हमारा भूकंप की तीव्रता अगर 2 है या 2 से कम है तो भूकंप हमें महसूस नहीं होगा। अगर उससे और ज्यादा आया, मीन्स कि लगभग 5 या 6 आया, तो फिर हमारे जैसे टेबल के ऊपर जो ग्लास रखी हुई है वो गिर जाएंगी। ठीक है, और अगर 6 से ज्यादा आया, 6 से 7 के बीच में आया, ठीक है, तो 6 से 7 के बीच में हमें बहुत ही ज्यादा जोरदार भूकंप महसूस होने वाला है। और अगर 7 से 9 तक के बीच में भूकंप आया, 7 पॉइंट से लेकर के 9 पॉइंट तक अगर भूकंप आता है तो इसके कारण से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तक गिर जाती हैं ये भूकंप से। और ये भूकंप आए भी हैं, कई सारे भूकंप आ भी चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 2011 को गुजरात के भुज नामक शहर में एक 6.9 तीव्रता का एक भूकंप आया और इस भूकंप के कारण इतनी ज्यादा क्षति हुई कि लगभग 971 छात्रों की और 31 शिक्षकों की मौत हो गई इस भूकंप के कारण। क्योंकि ये जब भूकंप आया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूलों की छतें गिर गईं और लगभग 971 छात्रों की और 31 शिक्षकों की इस भूकंप के कारण मौत हो गई। बड़ी बड़ी चार कोल इंडस्ट्रीज गिर गई, तबाह हो गई, जिसके कारण से पूरे हार आग फैल गई। इस कारण से उस समय राष्ट्रपति जो थे हमारे देश के, उन्होंने गुजरात में, पूरे गुजरात में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी थी, इमरजेंसी लागू कर दी थी। ये होता है भूकंप का प्रभाव। भूकंप जो होता है बहुत ही ज्यादा घातक होता है, इससे हम बच भी सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है कभी भी। कोई भी व्यक्ति भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। भूकंप जो होता है वो आकस्मिक होता है, कभी भी आ सकता है। हम अगर पहले से ही प्रिपेयर्ड है, जैसे कि हम जापान की बात करें तो जापान जो है, जापान में आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने अपने जो घरों की बेस है उसको इस प्रकार से प्रिपेयर किया है कि भूकंप आने पर उस बेस को उस बिल्डिंग को कोई गिरा नहीं सकता है। भूकंप जो होता है, कितनी भी तीव्रता का भूकंप आए, उस बिल्डिंग को गिरा नहीं सकता है। क्योंकि जापान जो है वो एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हमेशा बिजली, रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। रिंग ऑफ फायर जो होता है एक तरह का स्थान है जहां जो सबसे ज्यादा भूकंप ग्रसित क्षेत्र है और उसी आइलैंड पर, उसी क्षेत्र पर हमारा जापान उपस्थित है। और जापान जो है वो आए दिन इस तरह के भूकंपों का सामना करता रहता है, इसलिए वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर चुका है। वहां की जो बिल्डिंग है, वहां की जो सरकार है, उसने पहले से ही पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अब जो वहां बिल्डिंगें बनती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, वो उनका जो बेस होता है वो उस प्रकार से बनाया जाता है कि ताकि भूकंप चाहे जितनी तीव्रता का आ जाए वो बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। तो हम भी अगर पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो हम भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, भूकंप से बचने के कई सारे, वहां के छोटे छोटे बच्चों तक को, स्कूल जो जाते हैं वहां के छोटे छोटे बच्चों तक को पता होता है कि भूकंप से कैसे बचा जाए, भूकंप आने पर क्या किया जाना चाहिए, हमें कहाँ छुपना चाहिए, कहाँ जाकर के अपनी जान बचानी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम भी इस तरह के आपदाओं से बच सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने समझा कि कैसे भूकंप आता है, क्या होती हैं प्राकृतिक आपदाएं और प्लेटें क्या होती हैं, हमारे पृथ्वी में कितनी परतें हैं और परतों में हमारे पर्यावरण में कितनी परतें हैं, स्थल मंडल, जैव
स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल ये सब क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर नई जानकारी मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।